अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई कैट के पास्ट पेपर्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल से यानी कि संडे से यानी कि आज से जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि हम लोग स्टार्ट कर देंगे अब ई कैट के पास्ट पेपर्स की डिस्कशन। तो हम उस जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इसके बारे में पहले बता दूं कि आप लोगों को भी पता होगा पास्ट पेपर्स की डिस्कशन है, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे आना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चंस जो होंगे मुझे उनकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देनी पड़ेगी कि मैं ये वाला आंसर क्यों चूज़ कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि बाज़ जगह पे मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बुरी लगे, मतलब आप कहें कि ये लॉजिकल बात ही नहीं है, लेकिन हर किसी का एक अपना ना अंदाज़ होता है। मैंने एग्ज़ाम में ऐसे ही पैटर्न को फॉलो किया था। मैं चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जाता था, मैं चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाता था, मुझे चीज़ों का सिर्फ अंदाज़ा होता था। मैं ऊपर ऊपर से ही देख के उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने पे, मतलब कि ऐसे मेरी एक उस वक्त में मेरी ऐसी प्रैक्टिस थी कि मैं क्वेश्चन देख के बता सकता कि इसका आंसर ये होगा। मतलब इतनी एक कह सकते हैं कि क्विक या शार्पन मेरी हो चुकी थी उस वक्त, कैलकुलेशंस स्किल्स कह सकते हैं। तो मैंने उस बेसिस पे अपना पेपर अटैम्प्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे। थोड़े कम थे मेरे हिसाब से, मेरी एक्सपेक्टेशन थी 350 प्लस वाली, लेकिन नहीं आ सके। उसकी कई रीज़न्स रही हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो मैंने अपना पैटर्न फॉलो किया मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। और चीज़ भी बता दूं, कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे भी होंगे जिनका मैं आपके साथ सॉल्यूशन तो शायद शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा क्योंकि इस वक्त वो करंटली मेरी डोमेन से बाहर होंगे। मैंने इस लेक्चर को, फर्स्ट लेक्चर जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है। चैप्टर 3 में सबसे ज़्यादा टाइम इस वजह से भी कंज्यूम हुआ है कि इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। आप लोग देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 30-40 तक एमसीक्यूज़ आए हुए हैं इस चैप्टर में, तो पता चल जाएगा कि ये चैप्टर किस कदर इम्पोर्टेंट है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए थे लेक्चर्स अपने फ़िज़िक्स के, उसमें कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर्ड होंगे, तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो आपको वो वीडियोस कंसल्ट करनी पड़ेंगी ताकि आपको उन चीज़ों की क्लैरिफिकेशन हो सके। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद, किसके साथ बदलता है। 2006 के एमसीक्यूज़ हैं। जैसे जैसे साल गुजरे हैं जो ई कैट का मयार था ना, ये कह सकते हैं कि जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो बढ़ता गया। पहले बहुत इजी आता था, 2006, 7, 8 तक, 9, इवन 10 तक भी कह सकते हैं कि बहुत इजी आता था, कैसे हलवा पेपर आता था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता गया और अब तो काफ़ी ज़्यादा टफ़ आना शुरू हो गया था ई कैट 2017 तक। 2017 में ऐसे ऐसे एमसीक्यूज़ आए थे कि एटलीस्ट जिन्हें देख के खौफ ज़रूर आता था। मुश्किल इतने थे नहीं, ट्रिकी बहुत थे, लेकिन देख के तो एक दफ़ा होता है आपका कि बंदा कहे कि ये मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, इस तरह का सिचुएशन थी। तो इजी नहीं लेना। अगर अभी वाले एमसीक्यूज़ आपको शुरू में आसान लगे तो ये नहीं सोचना कि वाह भाई वाह ये आसान आए हुए हैं तो आगे भी आसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बदल चुकी हैं, आपको इसी एक वीडियो में भी पता चल जाएगा। तो पहला है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद फोर्स है। ऑब्वियसली पता है आप लोगों को फोर्स का जो फार्मूला है, नीचे वैसे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ। एफ इक्वल टू एम ए, हिंट मैंने दी हुई है, उसके हिसाब से देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन जो है फोर्स के। व्हेन द काइनेटिक वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डबल्ड, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डबल की जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि वो पूछ रहा है कि स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है। कहता है उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। नहीं, वेलोसिटी डबल की है तो काइनेटिक एनर्जी तो 4 टाइम्स हो सकती है। और इसी हिसाब से देखिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिपेंड ही नहीं करती वेलोसिटी पे, तो ये तो ऑप्शन ख़त्म हो गया। ये ऑप्शन भी हमारे पास ख़त्म हो गया। अब बचा क्या है, इस मोमेंटम इज़ डबल, ये लगता है हाँ हो सकता है। इट्स एक्सेलरेशन इज़ डबल, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ऐसा रिलेशन है ही नहीं। मोमेंटम का देखा जाए तो मोमेंटम का हमें पता है फार्मूला होता है P इक्वल टू एम वी, तो उसकी बेस पे देखा जाए तो हाँ जी डबल हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जब वेलोसिटी डबल होगी तो मोमेंटम डबल हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है सी। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बी था।
उसके बाद है अब बॉडी मूव्स, ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, इनसफिशिएंट डाटा है। आई डोंट नो कि कंपाइलेशन में इशू आया था या क्वेश्चन पेपर में ही ऐसा आया हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से नहीं। लेकिन इसी तरह का एक और आगे क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है, वो हम डिस्कस ज़रूर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ़ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन covers distance x meter in first second and y meter in next 4 seconds, then what will be relation between them between xm and ym? तो रिलेशन जो है ऑप्शन ए बनता है। ऑप्शन ए बनता कैसे है, नीचे मैंने हिंट में दिया हुआ है। वो आपने करना क्या होगा, आप लोगों ने एक इसमें वैसे काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। आपने पहले टी को वंस फर्स्ट सेकंड यानी कि 1 ही लेके पुट करना होगा। आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरे पास रजिस्टर इस वक्त मेरा क्लोज है तो मैं आपको बताता जाऊँ क्या आ जाएगा डायरेक्ट ही। तो जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिंपली वहाँ पे 5। उसके बाद आपने दोबारा वाई एम के केस में अब पुट करेंगे टी इक्वल टू 5। क्यों, देखें वाई एम इन नेक्स्ट 4 सेकंड्स, यानी फर्स्ट सेकंड में तो कोई डिस्टेंस कवर हो चुके हैं, यानी वो 1 तो आए हैं, अगले 4 सेकंड्स में और डिस्टेंस कवर होने की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो भी हमने देखना है। तो टोटल 5 आ जाएगा टाइम जो आएगा सेकंड केस के लिए वाई एम के लिए। तो वहाँ पे जब 5 पुट करेंगे तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा और 125 आ जाएगा। तो 125 जो आ जाएगा उससे आपने बाद में फर्दर जो है प्रोसीजर जैसे करना है। रजिस्टर मेरा अब नहीं मेरे पास इस वक्त, मैं आपको डायरेक्ट बताता जाता, तो उससे आपका हो सकता है। इस वक्त रिलेशन मेरे पास ना वो रजिस्टर मेरा साथ नहीं पड़ा हुआ, तो आप लोग खुद ट्राई करिएगा। अगर ना हो तो मैं आपके साथ ना इसका सॉल्यूशन पिक बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है। यूज़ ये करना है आप लोगों ने, ये शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, अदरवाइज़ आप सेकंड इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन वो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। रॉकेट प्रोपल्शन इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बुक की लाइन है, कुछ करने वाला नहीं है, बुक में लिखा हुआ है तो हम भी सिंपली टिक कर देते हैं। अब बुलेट इज़ फायर्ड विद एन एंगल 30 डिग्री विद वेलोसिटी ऑफ 190। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अब हाँ, अब इस तरह के जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कुछ लोग होंगे जिन्हें फार्मूला ये याद होगा तो वो डायरेक्टली एजम्पशन के साथ करेंगे माइंड में। मैं पेन नहीं उठा के बैठ जाऊँगा इस काम के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा ई कैट में। तो मैं क्या करूँगा, अब बुलेट इज़ फायर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है, मुझे पता चल गया है। साइन का केस है तो साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2 होती है, तो 2 के साथ 2 कैंसिल। मेरे पास सिंपल चीज़ बच क्या गई है, वी आई बच गया है और नीचे उसके है जी, नीचे है उसके जी। अब मैंने सिंपल वी आई और जी को लेना, मैंने बाकी कोई काम नहीं देखना। तो वी आई मेरे पास यहाँ पे 196 है और जी की वैल्यू मुझे पता है 9.8 होते हैं। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँगा ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्योंकि मैंने माइंड में करनी है, मैंने वहाँ पे हैंड वर्क नहीं करना। तो मैं 10 ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 19.6 है, तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 20 है, क्योंकि मैंने 9.8 लिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी बन जाएगा 20 सेकेंड इसका आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन 7 है, बुक की ही लाइन है। ये बुक में इसी चैप्टर में ना एक साइड पे बॉक्स बना होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कल फ्रैक्चर के लिए 5 न्यूटन फोर्स है, देख लीजिएगा वहाँ पे। अगला जो है, टिपिकल रॉकेट यूजेस 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल एंड इजेक्ट्स बर्न, ये भी बुक की ही लाइन है, सिंपली देख लीजिएगा। रॉकेट प्रोपल्शन वाले ना वो जो है वो पैराग्राफ उसमें ये लिखी हुई है, व्हेन अ रॉकेट इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 980 मीटर पर सेकंड, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ सेम केस वही आ गया जो अभी अभी हम करके आए हैं। एंगल्स दोबारा उसने सेम दे दिया 30, तो मेरे लिए जो चीज़ें दो अहम हैं वो इस वक्त ये है और 9.8 है। सिंपली 9.8 से करूँगा तो 100 आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ डायरेक्टली। अगर मैं 10 से भी कर लूँ तो 98 आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट है 100 के। ये भी चीज़ माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम वेस्ट ना करें तो आपको अप्रॉक्सीमेशंस के साथ चलना पड़ेगा। और अप्रॉक्सीमेशन करने का तरीका यही है कि आप किसी क्लोजेस्ट फिगर के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जवाब इसके इर्द गिर्द आएगा या कम होगा या उससे थोड़ा ज़्यादा, वो डिपेंड करता है केस के ऊपर। When a ball moves from ground and reaches its maximum height in 3 seconds, what is its initial velocity? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड।
अगर किसी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता, मुझे उसमें मसला नहीं, लेकिन उसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 मिनट से नीचे ही रहे। उसके बाद है रॉकेट प्रोपल्शन इज़ अकॉर्डिंग टू दी, दोबारा आया हुआ है लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा उसने चेंज करके दे दिया है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग्स में होती हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2010 तक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन में से एक था ये। अब बुलेट इज़ वायर्ड लिखा हुआ है, फायर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर सेकंड। ये दोबारा वही आ गया। तो आपको इससे एक और चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि टाइम वाला जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में जो टाइम वाला फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट है। एटलीस्ट ओल्ड टाइम्स में तो ज़रूर था, हर दफ़ा इससे एक न्यूमेरिकल आ रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ई-कैट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, आपके सामने है ये चीज़ें, सिर्फ एक वैल्यू हल्की फुल्की चेंज हो रही है और सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। The rocket moves on principle of law of conservation of mass, conservation of reaction, law of conservation of energy, law of conservation of action, law of conservation of reaction पे बेस्ड है। ये भी बुक की ही लाइन है, देख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम। सिंपल है, फार्मूला हमें रेंज का अगर पता हो तो हमें पता होता है कि साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब उसका एंगल होगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे साइन 90 बन जाएगा, क्योंकि 2 साथ है मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 45 डिग्री पे हमारी रेंज मैक्सिमम होती है। जो रेंज का कोई ग्राफ है वैसे बुक में बना हुआ होगा। अगर आप किसी चीज़ को 30 पे फेंकेंगे तो वो शायद यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। अगर किसी को आप इसी तरह 60 के एंगल पे फेंकेंगे तो वो शायद यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, हवा के हिसाब से देखा जाए तो। अगर किसी को 45 पे फेंकेंगे तो वो तकरीबन ऐसे दूर जा रही होगी। तो एंगल 45 एक ऐसा एंगल है, अगर वो परफेक्ट एंगल पे आप फेंकें तो किसी भी चीज़ की जो कह सकते हैं कि रेंज है वो मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकेगी, वो ज़्यादा दूर तक जा सकेगी, भले ही फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन लग रही हो। A body is moving with zero initial velocity and covers distance of 0.5 kilometer and its final velocity is 300 kilometer per hour. What will be its acceleration? तो ये भी नीचे लिखा हुआ है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, आंसर ये आ जाएगा। A collision in which kinetic energy of system is not conserved। कौन सी collision है जिसमें kinetic energy कंजर्व नहीं होती है? मैंने आप लोगों को लेक्चर जो दिया हुआ है ना, उसे एक दफ़ा दोबारा देखेगा, आपको पता चल जाएगा। उसमें मैंने इस पॉइंट्स पे बात की हुई है कि इलास्टिक collision में क्या होता है, इन इलास्टिक collision में क्या होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड एज इनर्शिया। इनर्शिया के तौर पे मेजर करते हैं। इनर्शिया क्या है? मोशन को जो रेजिस्टेंस लग रही होती है, कुछ इस तरह करके, अगर कॉन्सेप्चुअल बेस में जाएं, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं जा रहे। उसके बाद हेलीकॉप्टर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड, इट थ्रोज अ पैकेट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 196 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच ऑन ग्राउंड। ये सिंपल वेलोसिटी फार्मूला आप यूज़ करेंगे, उसके साथ आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर इस केस में आता है 6.67। सिंपल फार्मूला से मुराद आपके पास यहाँ पे है S इक्वल टू VT वाला जो है फार्मूला, क्योंकि टाइम निकालना है तो V दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्टेन्ड, अभी हमने डिस्कस किया था, ये देखें फिर से रिपीट हुआ है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। उसके बाद वो जो 2013 से एक टाइम आता है, उसमें एग्जाम्स में कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल शुरू हो जाता है, जैसे कि अब आपके पास आगे शुरू होते जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी वो बहुत आसान लग रही होंगी आप लोगों को, और उसके बेस पे आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैट तो बहुत आसान होता है। व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड इट गेन्स मैक्सिमम स्पीड। कब होगी उसकी मैक्सिमम स्पीड? जब वो ग्राउंड को टच करने लगेगी, यानी कि जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द हैंड, मिडवे या नन। जब वो ग्राउंड को टच करने लगेगी उससे थोड़ा सा ही पहले टाइम, यानी कि अगर ये ग्राउंड है, जब वो बॉल तकरीबन यहाँ पे पहुँच जाएगी तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और उसके बाद नीचे जाते ही ज़ीरो हो जाएगी। अ शेल इज़ फायर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज अबव
ग्राउंड है, जर्न लिखा हुआ है विद ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, इट विल हिट ग्राउंड एज्यूमिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। फार्मूला नीचे लिखा हुआ है। फिर से टाइम प्रोजेक्टाइल वाला फार्मूला आ गया है। प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा आया है। और ये तो इस वक्त जिस पे हम बात कर रहे हैं ये वो वाला न्यूमेरिकल है जो मेरे टाइम एग्ज़ाम में आया था और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सिर्फ देखा था और टिक कर दिया था। अब जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे टाइम गुजरा है न्यूमेरिकल लूप की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता गया, तो यहाँ पे हमारे टाइम पे फर्स्ट ये ग्राफ वाला आया था जो कि देख के मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं भी उन्हीं ख्यालों में था कि बहुत आसान आता है फ़िज़िक्स पोर्शन, मसला नहीं। लेकिन हमारे साल से फ़िज़िक्स पोर्शन बहुत डिफ़िकल्ट आना शुरू हो गया था और अब अभी तक फ़िज़िक्स पोर्शन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। 2014 से पहले मैथ पोर्शन डिफ़िकल्ट होता था। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार हुज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ शोन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसका हमने क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ये नीचे पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्योंकि एक्सप्लेन करने में काफ़ी लेंथी होता, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। आप इसे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगी क्योंकि ग्राफ सिंपल ग्राफ है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। उसके बाद है जी न्यूमेरिकल नंबर 23 1000 किलोग्राम ट्रक। इसका मैंने ना यार पेपर में मेरा सही था और पेपर में मैंने बिल्कुल एक लॉजिकल रीज़न के साथ ही लगाया था, लेकिन अब वो मेरे माइंड में चीज़ नहीं आ रही। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे, कोई फार्मूला था क्योंकि काफ़ी अर्सा मैं बुक्स से दूर जो रहा हूँ तो मुझे उसकी वजह से इसका नहीं अंदाज़ा। लेकिन ऑप्शन इसका डी ठीक है। आप लोगों के पास अगर कोई एक्सप्लेनेशन हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरे लिए एक वो ना पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, मुझे पता चल जाए कि मैंने पेपर में कैसे किया था। पेपर में मैंने यही लगाया था, ये मुझे कंफर्म याद है क्योंकि मेरे फिज़िक्स में आई थिंक 28 या 29 MCQs ठीक थे। अच्छा जी, उसके बाद है इन इलास्टिक प्लेन बिटवीन टू बॉडीज़ फॉलोइंग इज़ कंजर्व्ड। अभी मैंने जैसे बताया था कि मैंने अपने जो चैप्टर वाइज लेक्चर डिस्कस किए थे उसमें मैंने बताई हुई ये चीज़ें, तो वहाँ पे आप जाकर देखेंगे टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड रहते हैं। When you drop a ball, it accelerates downward at 9.8 meter per second square. If you instead throw it downward, then its acceleration immediately after leaving your hand, assuming no air friction. Air friction जब है ही नहीं तो जो ग्रेविटी है, अब जैसे कि न्यूटन ने कहा था कि कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो उसे ज़मीन अपनी तरफ खींच रही होगी। सेम केस यहाँ पे, जब बॉल आप बिल्कुल वैसे छोड़ दें या उसको नीचे की तरफ फेंकें, उसकी जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो उस पर जो एक्ट कर रहा होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। हाँ, इसकी रेंज चेंज होती है, वो भी मैंने आप लोगों को अपने समरी वाले लेक्चर में बताया था कि 1 किलोमीटर से अगर कोई ऊपर चीज़ हो, ऊपर लेके जाएं या ऊपर से नीचे फेंकनी हो तो उस केस में थोड़ा चेंज ज़रूर आएगा, लेकिन 1 किलोमीटर रेंज, बाउंड्री रेंज जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें मैंने बहुत कोशिश की है। डिस्प्लेसमेंट तो मेरे पास हो जाता है, T.D. 10 मीटर है, अब दोनों में यहाँ आता है, तो मेरे लिए ऑप्शन ए या बी ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने वेरीफाई किया था एक दो डिफरेंट सोर्सेज से, उसके हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन मेरे पास टाइम की कोई लॉजिक नहीं है कि ये टाइम कैसे आया है। बहुत कोशिश किया मैंने, बहुत सॉल्यूशन ढूंढा है इसका, मुझे आज तक नहीं समझ आया कि टाइम वाला रिलेशन कैसे बन रहा है। तो आप ये ख़ुद देखिएगा, अपने टीचर्स के साथ उनसे पूछिएगा। इवन सेम केस यहाँ पे भी है, जो इसमें सी ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन क्यों ठीक है मुझे अभी तक नहीं पता। वैसे तो ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है, लेकिन गिवन डाटा के साथ मुझे समझ नहीं आ रही कि ग्राफ को मैं कैसे प्लॉट करूँगा। इस वजह से इसका भी मेरे पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आप लोगों को अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि 2014 के बाद MCQs में कैसा एक सडन चेंज आया है। A sphere of mass m having velocity 2v moving in the x direction collides with the sphere of mass 2m and velocity v in the y direction. If the collision is perfectly elastic, which of the following statement is correct? कहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट हो सकती है। तो ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन है वो बोथ बी एंड सी है। अक्सर लोग इसका सिर्फ सी ऑप्शन जो है वो भी ठीक कहते हैं। आई डोंट नो कैसे क्यों, लेकिन मैं आपको अपनी एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो उस हिसाब से देखें,
लॉन्ग एक्स एक्सिस है तो उसका जो मोमेंटम है m2v मल्टीप्लाई करेंगे तो 2mv होगा, वो तो से पता चल गया हमें। और दूसरे केस में भी 2m है, मास 2 टाइम्स है, वेलोसिटी सेम है, तो वो भी 2mv हो गया। तो टोटल मोमेंटम तो बिफोर इम्पैक्ट 4mv है, ये तो कंफर्म हो जाता है। अब दूसरे केस में बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मैंने फाइंड करनी है। तो जहाँ पे वेलोसिटी है उन्होंने कहा है ऑप्शन बी है द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट इज़ 3mv²। ये चीज़ हमने देखनी है, तो हम v की वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे। कहीं कहीं पे अक्सर लोगों ने इसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक ग्राफिकल मेथड यूज़ किया हुआ है कि जैसे लॉन्ग एक्स एक्सिस ये है, अलॉन्ग वाई एक्सिस ये है, तो इस तरह कर्व है, इसके मदद से काइनेटिक एनर्जी निकाली हुई है। तो ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, आई एम नॉट 100% श्योर। जो मैंने आंसर्स देखे हैं उसमें ये वाला ठीक आता है, जो डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट सॉल्यूशंस से देखे थे। लेकिन मेरे हिसाब से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी तो 100% करेक्ट है। बी जो है इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये बोथ बी एंड सी क्यों कहा हुआ है। तो अगर अब इस वक्त मैं अपनी राय पे कहूँ तो मैं इस डी को छोड़ के मैं सी के साथ जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं 2v के साथ वेलोसिटीज़ निकालना शुरू करूँ तो मेरे पास वेलोसिटी जो बन जाएगी वो फर्स्ट केस में बन जाएगी 4mv², यानी कि 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, और दूसरे केस में बन जाएगी 2 टाइम्स, तो तकरीबन 6 टाइम बन रही होती है। दोनों की ऐड करके अगर करें तो उसके हिसाब से ये वाली भी बन रही है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसके कोई ख़ास लॉजिकल रीजंस नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर कोई जवाब आता है, आप में से किसी को मसला है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसकी कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तैयार ज़रूर करूँगा। Two spheres of each mass m and velocity v are involved in elastic head cooling and moving towards each other. Same mass है, same velocity है, परसेंटेज 100% लॉस हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी उनकी जो है। ऊपर 28 में मुझे लगता है मैंने आप लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया होगा, मैं खुद काफ़ी कंफ्यूज हो गया, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बोली जा रहा हूँ, तो आप लोग भी काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे। तो 28 का मेरे हिसाब से सी 100% कन्फर्म है। बी की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो मेरे हिसाब से है, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ली जाती तो फिर तो 3mv² ठीक हो सकता है, अगर टोटल की बात करें तो फिर मेरे ख्याल में नहीं होता वो। अच्छा जी, उसके बाद है 2 stones आर थ्रोन डाउन साइमल्टेनियसली फ्राम अ क्लिफ ऑफ अ हाइट 25 मीटर। द इनिशियल स्पीड्स ऑफ 2 stones आर 10 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज वेरिएशंस ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस d1 बिटवीन 2 stones। ब्ला 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 ब्ला, काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बगैर है मेरे पास, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इसका ए ऑप्शन ठीक है। A stone thrown at an angle to the horizontal in gravitational field follows a parabolic path PQRST। पैराबोलिक पाथ की बात करें तो तकरीबन कुछ इस तरह, वैसे आम तौर पे जो पैराबोला होता है वो तकरीबन इस तरह होता है, या फिर इस तरह कर दें, या इस तरह, मतलब इनके उलट केसेस भी होते हैं। तो उस हिसाब से बात करें, एयर रेजिस्टेंस को उसने कह दिया कि है ही नहीं। रेजिस्टेंस जब है ही नहीं तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे हॉरिजेंटल डिस्टेंस होंगे वो सेम होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नीचे वाले ऑप्शंस में से हैव इक्वल हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑप्शन ठीक बनता है। अब आपको पैराबोला के बारे में अगर शेप की भी सिर्फ माइंड में शेप हो उसकी, और आपको उसने बता भी दिया है कि उसने अलोंग हॉरिजेंटल, अगर वो यहाँ पे कह देता कि थ्रोन एट एन एंगल टू दी हॉरिजेंटल के बजाय वर्टिकल के हिसाब से कह रहा होता, फॉर एग्जांपल वर्टिकल के हिसाब से उसने फेंक दिए, तो उस केस में वर्टिकल कंपोनेंट्स उसके इक्वल हो रहे होते, क्योंकि उसने साथ ये भी बताया हुआ है टी इज़ रीच द डिस्प्लेसमेंट पी क्यू क्यू आर आर एस टी, उसने डिस्प्लेसमेंट बताए हुए हैं। तो इस हिसाब से जो भी अगर मैं इन्हें पॉइंट्स को मार्क करूँगा तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू हो सकता है आर एस के। अच्छा जी, ये क्वेश्चन था द अबव डायग्राम शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आंसर दी नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग द अबव ग्राफ। ये 2017 के पेपर में आया था, पिक काफ़ी क्लियर नहीं मिली, बहुत ढूंढी थी, लेकिन एक अंदाज़ा है तो उस वजह से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे 3t² है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये कर्व बन रही है जो कि 3t² है,
और एक पॉइंट पे जाके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देती है। और एक ग्राफ बना हुआ है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। तो अब हमारे पास क्वेश्चन पे आते हैं, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जर्नी इज़, कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है इस जर्नी के दौरान क्या होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें पता चल रहा है कि यहाँ तक तो वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन इस केस में तो हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, 3² है हमारे पास। तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उससे हमें ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी की कर्व है ना, डिपेंडेंट ऑन टाइम। जब आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें, ये मैंने शायद बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है। तो इस हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6t। तो यहाँ पे अप टू 1 सेकेंड जो है चेंज जो है वो आ रहा है वेलोसिटी में। टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सेलरेशन है। अगर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट दे दे और उससे डायरेक्ट पूछ ले एक्सेलरेशन के बारे में तो आपको उसके 2 डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। द टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द जर्नी इज़ 7 मीटर है। टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है इसी बेसिस पे, जैसे अभी मैंने बताया है उस बेसिस पे आप करके देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 7 मीटर कैसे आता है। पहले इस पोर्शन का निकाल लें डिस्टेंस और फिर इस पोर्शन के लिए अलग से निकाल लें। A particle P moving with kinetic energy E and momentum P makes the head collision with an identical particle Q which is initially at rest. Both particles stick together. Which one of the following row represent correctly kinetic energy and magnitude of momentum after collision? ठीक है, तो इसका पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ। सी ऑप्शन है। कैसे है, मुझे पेपर से पता चला था ये, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो पेपर इसका आउट हो गया था और उसकी की के हिसाब से ऑप्शन ये बनता है। अब ऑप्शन तो ये बनता है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने कोशिश की ढूंढूं कि कैसे ये बनता है। तो उसी हिसाब से मेरे पास मोमेंटम के तो रिलेशन बन रहे थे और काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की उसका भी रिलेशन बनता है, लेकिन अदरवाइज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल का मेरे पास कोई रिलेशन नहीं बन रहा था। तो इस वजह से मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर देने से मतलब नहीं दे सकता, या कह सकते हैं मैं देने का अहल नहीं हूँ। आप अपने टीचर से ज़रूर पूछिएगा इसके बारे में अगर एकेडमी ज्वाइन करते हैं। A stone of mass m thrown vertically upward with velocity v neglecting the air resistance, which one of the following is true? एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, अपवर्ड फेंका गया है। तो देखते हैं, स्टोन कवर्स इक्वल डिस्टेंस ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग बोथ असेंट एंड डिसेंट। नहीं, अगर वैसे बात की जाती सिर्फ असेंट या डिसेंट के केस में तो वो डिफरेंट हो सकता था शायद, लेकिन दोनों केसेस में नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो ज़मीन से दूर जा रहा होगा उस पर एक ग्रेविटी, एक इमेजिनरी वे में ही कहे तो कम एक्ट कर रही होगी, क्योंकि ज़मीन से डिस्टेंस बढ़ रहा होगा। और इसी तरह जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा इस वजह से बढ़ेगी कि ज़मीन उसे अपनी तरफ खींच रही होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इस हिसाब से हो गई है क्रॉस, कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती। द टोटल एनर्जी ऑफ स्टोन इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द असेंट एंड डिसेंट इन अकॉर्डेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। सी भी देख लेते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ स्टोन इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द असेंट एंड डिसेंट इन अकॉर्डिंग्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखने को तो ये भी लग रहा है कि ठीक हो सकते हैं, लेकिन जैसे अभी हमने ऊपर बात किया, जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उस वजह से में भी शायद ना भी हो। डी ऑप्शन देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद ड्यूरिंग असेंट। इस हिसाब से देखा जाए, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, ये इसका कुछ कहना मुश्किल है। तो इन सारे ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो बी एक करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, और वैसे ये की से वेरीफाइड भी है। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो तो आप मेरे साथ वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यानी कि हो सकता है कि मे बी 2 ठीक हों, क्योंकि जो सी है वो किसी हद तक लग रहा है, कंफर्म नहीं है। बी तो कंफर्म हो जाता है कि टोटल एनर्जी जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद है द फॉलोइंग ग्राफ
शोज़ वेरिएशन ऑफ फोर्स एफ ऑन बॉडी विद टाइम टी। तो एफ़ और टी का ग्राफ बना हुआ है, सही अगर आपको ना नज़र आ रहा हो, ग्राफ की शेप जो भी हो उसका हमारा इस वक्त कंसर्न नहीं है, हमने रिलेशन देखना है, उसने जो पूछा है वो देखना है। एफ़ और टी के दरमियान बना है, तो कहता था एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो जो एरिया है ग्राफ के अंडर वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप लोगों ने वो मेरा लेक्चर रिसीव किया हुआ है तो आपको पता होगा चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डेल पी इक्वल टू होता है एफ़ क्रॉस टी के, यानी एफ़ मल्टीप्लाई बाई टी, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ये, एफ़ मल्टीप्लाई बाई टी है। ठीक है, तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने जैसे बताया कि क्वेश्चंस बाज़ दफ़ा वो खुद ब खुद बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, लेकिन होते नहीं हैं, वो बहुत सिंपल होते हैं। अब अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पहले ही थोड़ी ना टेंशन होना शुरू हो जाएगी कि ये ग्राफ है, पता नहीं क्या मुसीबत है, कैसे होगा, लेकिन बहुत सिंपल था। आपको पता होना चाहिए ग्राफ किसके दरमियान प्रोड्यूस है और वो पूछ क्या रहा है, अंडर एरिया पे पूछ रहा है कि इसके नीचे जो एरिया है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे ऑप्शंस हैं की के अकॉर्डिंग। अगर कोई ऑप्शन गलत हो गया हो तो वैसे मैंने साथ साथ बताए भी हैं, मे बी टाइपिंग एरर हो सकता है, तो वो चीज़ें आप खुद देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 100% ना सही एटलीस्ट 70, 80, 90% तो चीज़ें आपकी मैं क्लियर करने की कोशिश करता रहूँगा। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।